नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद, मिड और स्मॉल कैप में बढ़त, आईटी ने भरा जोश, फार्मा, पीएससी, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, आज शाम होगी द्विपक्षीय बातचीत। प्रियंका गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन, रोड शो करके पहली बार प्रियंका ने अपने लिए मांगा वोट, राहुल और सोनिया गांधी भी रहे मौजूद। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर अब भी फंसा पेच, कल होगा सीटों का ऐलान, महायुति ने पकड़ी रफ्तार, बीजेपी के बाद शिवसेना ने 45 तो एनसीपी ने किया 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पराली प्रदूषण रोकने में नाकामी पर केंद्र और पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पर्यावरण कानूनों को बताया टूथलेस, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से कृत्रिम बारिश कराने के लिए लिखी चिट्ठी। ओडिशा की तरफ बढ़ रहे दाना तूफान से निपटने की तैयारियां तेज, दक्षिण पूर्व रेलवे ने 152 ट्रेनें की कैंसिल, बचाव अभियान के लिए वायुसेना अलर्ट पर, एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती। मनी कंट्रोल प्रोज के पेड सब्सक्राइबर 10 लाख के पार, 5 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल बना नंबर 1, इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुकाबले करीब 30% बढ़ा। एनएसई में स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी कर कामयाबी का मनाया गया जश्न। तो 16वें ब्रिक्स समिट की शुरुआत हो गई है और आज इस ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्र अध्यक्षों के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। ये दोनों नेताओं के बीच 5 साल के बाद पहली औपचारिक बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच आखिरी मुलाकात 2019 में महाबलीपुरम में हुई थी। 2 दिन पहले ही भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक शुरुआती समझौता भी हुआ है। चीन ने भी इस समझौते की पुष्टि की है। कजान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बुधवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति के साथ चाबार पोर्ट और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को जल्दी भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया। प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने लिए वोट मांगा। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself.
चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर बात पूरी तरह से नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि 4 से 5 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे आज सुलझा लिया जाएगा। एमवीए की तरफ से कल सीटों का ऐलान किया जाएगा। नाना पटोले से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। सीटों का बंटवारा हो गया है, कब तक लिस्ट आएगी? आज हम फाइनल पे आ जाएंगे। कल अच्छा मुहूर्त है, कल ही हम डिक्लेयर करने के मूड में हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि अभी मैं उसी में जा रहा हूँ। कल भी लेट रात हम लोग उसी में थे। आज पास में ये सब इशू क्लियर हो जाए। लेकिन अभी भी कई सारी सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। देखो, ये सब अभी अलायंस में ये सब प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। महाराष्ट्र बचाना हमारे लिए महत्व का है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे मान गए? देखो, आखिरी महाराष्ट्र को बचाने के लिए सब लोगों को साथ आना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज बहुत सारा इशू क्लियर हो जाएगा, कल हम डिक्लेयर करेंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 102 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी को 92 से 97 सीटें मिल सकती हैं। तो इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब चलते हैं संवाददाता विवेक गुप्ता के पास। तो विवेक, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमवीए में सीट शेयरिंग का क्या नया फॉर्मूला निकाला जा सकता है? दीपाली, देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो संजय राउत ने कल जब मीटिंग हुई थी, देर रात तक मीटिंग हुई थी, 10:30 बजे वो संजय राउत निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि ऑल इज वेल, महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल। अभी आपने नाना पटोले को सुना होगा। नाना पटोले ने कहा कि प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि अलायंस है तो प्रॉब्लम है। दोनों नेताओं के अलग अलग बयान है। संजय राउत बोलते हैं ऑल इज वेल, नाना पटोले बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं। लेकिन देखिए, मामला फंसा हुआ है 10 से 12 सीटों पर। 10 से 12 सीटों पर ना ही उद्धव गुट पीछे हटने को तैयार है, ना ही कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और ये जो सीटों का, जो 10 से 12 सीटों का जो एरिया है, वो है विदर्भ और मुंबई, जिस पर उद्धव गुट भी क्लेम कर रहे हैं और कांग्रेस भी क्लेम कर रही है। यही वजह है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी रात में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी की हुई नहीं। नेताओं ने बोला कि आज होगी, आज भी वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, इसलिए अब उम्मीद बहुत कम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी होगी और सीट शेयरिंग का ऐलान आज होगा। अब नाना पटोले, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बोले कि कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो आप समझिए कि अलग अलग नेता जो तीनों पार्टियों के अलग अलग बयान दे रहे हैं, यानी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो बयान है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी महाविकास आघाड़ी में ऑल इज नॉट वेल। जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, वो अभी भी तय नहीं हुआ है। देखिए, जो जानकारी हमारे सूत्रों से मिल रही है, जो कांग्रेस है वो सबसे ज्यादा क्लेम कर रही है कि 105 से 110 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यूबीटी यानी कि उद्धव गुट की सेना है, उनका भी मांग है कि उन्हें भी 105 से 110 सीटें मिलनी चाहिए। शरद पवार गुट 70 से 80, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है, इसलिए ये नंबर आ रहे हैं कि अब उद्धव गुट को 90 से 95 सीट तक चुनाव लड़ना चाहिए। इसी पे बात अटकी हुई है। उद्धव गुट का साफ तौर पर कहना है कि वो 100 सीट से नीचे किसी भी हाल में नहीं आएंगे। तो इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है, जो जिससे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 सीट विदर्भ की और एमएमआर रीजन का मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर, ये जो एरिया है वहां पर तकरीबन 60 सीटें हैं। वहां पर भी देखिए, या विदर्भ और एमएमआर रीजन की 12 सीटों पर पेच अभी फंसा हुआ है, जिसको लेकर सॉल्यूशन नहीं निकला है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सॉल्यूशन निकल जाए और महाविकास आघाड़ी का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो सबके सामने आ जाए। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से विवेक आपने बताया कि अभी भी अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि महायुति में उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। बीजेपी के बाद शिवसेना, एनसीपी ने भी अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विवेक, हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में तो अभी ऑल इज नॉट वेल दिखाई दे रहा है, वहीं अगर हम महायुति की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या प्रोग्रेस है? देखिए, महायुति में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है। 150 के ऊपर बीजेपी लड़ने वाली है
वहीं अगर हम शिंदे कैंप की बात करें तो वो भी 90 से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ेगी और अजीत पवार को 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये जो फार्मूला है वो लगभग तय हो चुका है और देखिए तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से महायुति ने 182 सीटों पर उम्मीदवारी ऐलान कर दी है। बीजेपी अभी भी नंबर 1 पार्टी है, 99 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारी जाहिर की है। शिवसेना शिंदे गुट ने 45 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 38 सीटों पर। तो उनका जो फार्मूला है वो लगभग पूरी तरह से तैयार है और माना जा रहा है कि कल तक या फिर 48 घंटे के अंदर महायुति की जो 288 सीटों का सभी के सभी सीट का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो जाएगा। अब आप समझिए कि महायुति में 288 में से 182 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार को ही ऐलान भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही उनमें चल रहा है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इसको लेकर मतभेद और जो डिफरेंसेस हैं वो अभी तक सामने आ रहे हैं। तो कहने का ये कहा जा सकता है कि महायुति की जो प्लानिंग है जो बहुत दिनों से चलती आ रही थी सीट शेयरिंग को लेकर वो पटरी पर चल रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जो सीट शेयरिंग की जो बातें हो रही थी वो पटरी से थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए नाना पटोले, संजय राउत और शरद पवार तीनों ही बड़े नेता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मतभेद हैं 10 से 12 सीट में जो भी मतभेद हैं उसे जल्द से जल्द और मोस्ट प्रोबेबली आज सुलझा लिया जाएगा और कल सारे महाविकास आघाड़ी का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर इस बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको ब्रिक्स समिट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए
स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की। बिजनेस, बाजार, फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल नंबर 1 डेस्टिनेशन है। सितंबर महीने के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपनी लीडरशिप को ज्यादा मजबूत करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ईटी को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। मनी कंट्रोल ईटी से करीब 30% बड़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1 पोजीशन में है, जबकि ईटी के पास 41.37 मिलियन ही है, यानी ईटी के मुकाबले करीब 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स ज्यादा। पेज व्यूज एंड टाइम स्पेंड मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी के मुकाबले काफी आगे है। इधर देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो ने भी कमाल किया है। इसके पेड सब्सक्राइबर भी 10 लाख के पार चले गए हैं। मनी कंट्रोल प्रोज के सब्सक्रिप्शन नंबर दुनिया के टॉप 15 बड़े न्यूज सब्सक्रिप्शन में शुमार हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल लिस्टेड कंपनी नेटवर्क 18 का हिस्सा है। स्क्रीन में दिख रहे बारकोड को स्कैन कीजिए और बनिए मनी कंट्रोल प्रो का हिस्सा। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर।